जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो एक नई चीज़ आई है। सामान्य रूप से आप बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप जानते हैं उसके ऊपर 4.5% सीआरआर लगता है। मतलब उतना पैसा बैंक रिजर्व बैंक में जमा कर देता है, वो पैसा लॉक हो जाता है। लेकिन अभी अगस्त महीने की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई एक नया चीज़ लेके आई है कि मई से लेके जुलाई महीने तक, ये खासकर 2000 रुपये की नोटबंदी के बाद के समय में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट आए थे उस पर 10% सीआरआर अलग से लगेगा। उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर, आईसीआरआर। तो वो क्यों है, क्या फ़ायदे नुकसान है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इधर हम अभी से पीएचडी करने नहीं बैठेंगे। उसका कारण ये है, अगस्त महीने में इन्होंने आईसीआरआर को अनाउंस किया। फिर शक्तिकांता दास ने खुद बोला है कि सितंबर की 8 तारीख को मैं इसको वापस रिव्यू करूंगा। उसके बाद अगले साल मान लीजिए 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो वो भी इस पे पंचायत करने बैठ जाएगा। और अपनी एग्ज़ाम कब है? मई महीने में, अगले साल के मई महीने में। नीचे आप देखो कितना, 289 डेज आर लेफ्ट। तो अभी से पढ़ेंगे तो फिर वापस और बार बार इसको देखना ही पड़ेगा। तो अभी एक बेसिक ओवरव्यू ही लेते हैं, बहुत पीएचडी करने नहीं बैठेंगे। एक और चीज़, पीएचडी नहीं करने का दूसरा कारण ये है कि मित्रों, ये आईसीआरआर भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 2016 में जब 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी हुई थी, उर्जित पटेल गवर्नर थे, उस वक्त भी उन्होंने ऐसा किया था। ये टेम्पररी चीज़ थी, टेक्निकल चीज़ थी। तो उस साल भी यूपीएससी ने ना 2016 में पूछा, ना 17 में, ना कभी उसके बाद प्रीलिम में, मेंस में, कहीं पे भी उन्होंने इंक्रीमेंटल सीआरआर नहीं पूछा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, वो 2016 तो वैसे भी आसान पेपर निकलते थे, आजकल बहुत टफ क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसलिए तो हमने तो पीएचडी करनी चाहिए। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, फिर भी हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि टफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, बराबर है यूपीएससी प्रीलिम में, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर एसएलआर वाले टॉपिक से टफ क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे। देखिए, जब भी एग्ज़ाम होती है तो मैं उसका सब एनालिसिस करता हूँ। इकोनॉमी के अंदर ये बात सही है, 2020-21 से धीरे धीरे सब टफ हो रहा है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करें तो इसको मैं कहूँ इकोनॉमी का पिलर 1A2 मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर एसएलआर जो आता है, तो 2020 से लेके 21, 22 और 23 में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए, बेसिक थियरी एकदम वो पूछता है कि एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के क्या असर होगा अगर लाख रुपए कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से निकाल लेता है। फिर बॉन्ड यील्ड, हालांकि वो थोड़ा टेक्निकल था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना के महंगाई को कैसे काबू में रखती है, अगर पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स क्यों अपना लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, या उससे क्या असर होने वाली। सो बाय एंड लार्ज फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक आसान से सवाल आते हैं, इसलिए बहुत पीएचडी नहीं करें। ये बात सही है, कुछ जगह अतरंगी पूछ रहे हैं, पर वो ज़्यादातर आता है तो पिलर 1C, यानी जिसको मैं कहता हूँ शेयर मार्केट से। पर अभी हम उस टॉपिक में नहीं। तो आप समझिए कि यूपीएससी पास करनी है तो हार्डवर्क करना है, दैट इज करेक्ट। पर हार्डवर्क और गधा मजूरी में फ़र्क है। तो आईसीआरआर पे पीएचडी करना वो गधा मजूरी होगी। ऑफकोर्स इसकी अभी हाइप बनाई जाएगी कोचिंग माफिया और यूट्यूबर्स द्वारा, क्योंकि वो लोग आपको डरा कर या तो पैसा चाहते हैं या पेज व्यू चाहते हैं, खौफ फैला के कि मॉक टेस्ट के नाम पे ऐसा टेक्निकल इस चीज़ को पूछा जाए जिसका असल एग्जाम के साथ कोई नहाने निचोने का संबंध नहीं हो। तो इस समझ के साथ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। चलिए अब टॉपिक में जाते हैं। देखिए, कोई भी बैंक के अंदर एक तरफ जनता पैसा डिपॉजिट में डालती है, उसमें से कुछ पैसा लॉक हो जाता है जिसको हम कहते हैं सीआरआर। अभी एक नई चीज़ आई जिसको हम कहते हैं आईसीआरआर। इसके अलावा बैंक को अगर और ज़रूरत हो तो वो रिजर्व बैंक से एक्स्ट्रा लोन ले सकती है। उसके लिए रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, एमएसएफ होता है, वगैरह अलग अलग जात के टूल्स हैं। और इन सब की मदद से जिनको लोन चाहिए उनको लोन दिया जाता है। अब हमारे पास तीन चार प्रश्न कुछ ऐसे। पहला, कि ये आईसीआरआर क्या है, इसको क्यों लागू किया। दूसरा प्रश्न, कि नॉर्मल सीआरआर है तो उसी को बढ़ा देते, ये नया करने की क्या जरूरत थी। और तीसरा, कि ये जो रेपो रेट नाम की चीज़ है तो इसी को बदल देते ना, अगर महंगाई से लड़ना या कोई आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो फिर उसको करो नहीं, ये सब नया नया क्यों चालू करें। तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझते हैं उनके लिए जो मेरे चैनल के साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, तो उनको शायद सारे टॉपिक्स पता ना हो। देखिए, एकदम बेसिक चीज़ ये है कि सपोज महंगाई बढ़ रही है कि ऑनियन 5 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये किलो हो रहे हैं, तो महंगाई से लड़ना है तो क्या करना चाहिए? पब्लिक को बोलो उसका शॉपिंग नहीं करे। अब रिजर्व बैंक ये कैसे बोल सकती है? लोन महंगे करके। तो रिजर्व बैंक अगर लोन महंगे करवा देगी तो जनता खरीदारी कम करेगी, तो दुकानदार पे प्रेशर बनेगा कि हाँ, अभी मैं
चीज़ का भाव है, प्राइस है, उसको गिरा देता हूँ, और गिरा देता हूँ तो अपने आप जो 50 रुपये का है वो चीज़ 40 रुपये की हो जाए, तो सस्ता हो जाए। अब इसके वास्ते आरबीआई के पास अलग अलग टूल्स होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह। हमें अभी जो फोकस करना है सिर्फ CRR और रेपो रेट पे, बाकी सब टॉपिक्स भी मैं पहले फ्री वीडियो में ये यहाँ पर पढ़ा ही चुका हूँ। अभी वो वापस सब रिकैप नहीं किया, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा और मेन चीज़ अपनी रह जाएगी। तो CRR से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए जनता ने बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया 100 रुपये, तो ये पैसा इनकमिंग है तो आउटगोइंग में किधर जाएगा? इन पैसों में से कंपलसरी, अनिवार्य रूप से 4.5 रुपये, 100 में से 4.5 रुपये, ये जो भी बैंकर है उसने एक ट्रक भर के 4.5 रुपये रिजर्व बैंक में जमा करने। अब आप समझिए कि जब मैं मृणाल बैंक में पैसा सेव करता हूँ तो बैंक हो सकता है मुझे इस पे सपोज 4% ब्याज दे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये बैंकर कुछ पैसा रिजर्व बैंक में जमा कर रहा है, तो क्या रिजर्व बैंक उस एक्सिस बैंक को ब्याज देगा? तो जवाब है नहीं। आरबीआई विल पे 0% इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट्स जो CRR के रूप में डाली गई। तो ये हुआ कैश रिजर्व रेशियो। अब इसको बढ़ा के कम करके मनी सप्लाई को आप चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से लोन सस्ते महंगे हो सकते हैं। खैर, तो नॉर्मली डिपॉजिट्स सपोज 100 रुपये के आते थे, उस पर 4.5% CRR लगता था। रिजर्व बैंक ने अभी अगस्त महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई उसमें ये बोला कि अच्छा वो तो सब ठीक है, पर 2023 में मई महीने में 2000 रुपीज़ के नोट को डीमोनेटाइज किया और सितंबर तक वो सब डेडलाइन है। खैर, लेकिन मई से लेके जुलाई तक जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स बैंकों में आए हैं, खास करके ये 2000 रुपये के नोटबंदी के चलते जितना पैसा नया बैंक में जमा हुआ, उन पे 10% इंक्रीमेंटल CRR लगेगा। मतलब उसका 10% और लॉक करके रिजर्व बैंक में डालना होगा, उसको हम कहते हैं 10%। अब ये कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट होगा वो हमारे लिए काम का नहीं है। एग्जाम में मैंने आपको बताया बेसिक सब पूछे जाते हैं यूपीएससी में ये वाले टॉपिक से। तो बस मान लो कि अच्छा वो मई से जुलाई में जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका 10% लॉक हो जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि ICRR क्या है, व्हाट इट इज, वी हैव अंडरस्टूड। अब प्रश्न है, पर ये लाया क्यों, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तब समझिए, ये 2000 रुपये की नोटबंदी से पहले जनता मान लीजिए कि 200 रुपये का ही बैंक में पैसा जमा करती थी, 2000 अपने घर पे रखती थी, और ये 200 रुपये के ऊपर जो आपने डिपॉजिट किया, सपोज बैंकर आपको % इंटरेस्ट रेट पे करता था, और बैंकर एक्सिस बैंक वही पैसा लोन में घुमाता था, सपोज अदानी को दिया 14% ब्याज पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर 14 है, आपको 4 देना है, तो मतलब 20, बीच में जो 10 है वो उसका प्रॉफिट हो जाए। तो ये तो चलता था। पर अभी क्या दिक्कत आएगी कि 2000 रुपये का नोट डीमोनेटाइज हो गया, नोटबंदी हुई, तो पब्लिक लाइन में लग के 200 रुपये तो जो सेव करती थी, पर ये 2000 भी वापस जमा कर देगी। ये बात सही है कि उसको जमा करेंगे तो नए नोट्स मिलेंगे 500 के और बाकी जो जो अलग डिनोमिनेशन है। पर आप समझो सारे के सारे लोग सारे पैसे वापस एक्सचेंज करके घर नहीं ले जाएंगे, वो जमा ही कर देंगे और रखो ताकि मुझे उसमें से कुछ ब्याज मिल जाए। तो इसके चलते होना ये है कि बैंकों के पास अचानक से लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे। जो पहले 200 रुपये थे, अभी कितने, 2200 रुपये हो गए डिपॉजिट में, और ये सारा पैसा लोन में घुमा सकते, तो लोनेबल फंड्स। जब भी बैंकों के लोनेबल फंड्स बढ़ते हैं तो याद रखना है कि लोन इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाते हैं। वैसी बात है, आपके पास, आप एक व्यापारी हैं, आपके पास बहुत सारे टमाटर आ गए और आप जानते हैं वो तो बिगड़ जाने हैं, तो आपने उसको बेचना है तो आप भाव सस्ता कर दोगे जब भी आपके पास सप्लाई या क्वांटिटी बढ़ती है। तो बैंक भी एक प्रकार से लोन बेच रहा है और उसके पास ये सप्लाई बढ़ गया मनी का, और अगर ऐसे ही पड़े रहने देगा तो उन सब डिपॉजिटर्स को ब्याज भी तो देना है। तो बैंकर तो हमेशा चाहेगा एक सेकंड भी डिपॉजिट का पैसा मेरे पास नहीं रहना चाहिए, सारे का सारा मैं तो लोन में घुमा देता हूँ। सो देन इट इज़ पॉसिबल कि जो लोन वो 14% पे घुमाता था, हो सकता है उसका 12% कर दे। अब आप कहें ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब भी मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई बढ़ता है तो लोन सस्ते होंगे और उससे इकोनॉमी को फायदा है। तो जवाब है नॉट नेसेसरीली। एक कोई फॉरेन इकोनॉमिस्ट ने एक इस पे रिसर्च किया था, उसको हम कहते हैं कैंटिलॉन इफेक्ट। वो ऐसा बोलता है कि मान लीजिए अचानक से ये जो बैंकों में डिपॉजिट्स नॉर्मली जो 200 आते थे अब बढ़ के और 2000 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये 2000 रुपये का क्या होगा? क्या ऐसा होगा रिच, मिडिल क्लास और पुअर तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि 2000 रुपये का नोट आया और तीन जात के लोग हैं, अमीर, मध्यम वर्ग, गरीब, तो क्या हर एक को 666.67 रुपये मिल जाएंगे?
क्या ये नए या ताज़ा पैसे का एक समान रूप से वितरण होगा? तो जवाब है नो, वो नहीं होगा। उसका कारण ये है कि रियल लाइफ में ऐसा होगा कि ये जो 2000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं उसमें से उसमें से हो सकता है कि अमीर आदमी को 1800 मिले, मिडिल क्लास को 190 मिले और गरीब को सिर्फ 10 रुपये का ही लोन मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमीर आदमी है उसका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। सिबिल स्कोर क्या होता है कि आपने पुराने लोन टाइम पे चुकाए थे कि नहीं, आपके पास फाइनेंशियल की सब वो हिस्ट्री रखता है, तो स्वाभाविक है उसका स्कोर गुड होगा, तो उसका एप्लीकेशन जल्दी पास हो जाएगा। दूसरा, उसको गिरवी रखने के लिए भी उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री मशीन वगैरह होंगे, तो भी उसका लोन जल्दी पास हो जाएगा। कंपेयर टू दैट गरीब आदमी आएगा तो उसके पास लैंड के पेपर्स नहीं होंगे, इनकम टैक्स का कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो बैंकर विल हेजिटेट, लोन जल्दी पास नहीं होंगे। तो ज़्यादातर ऐसा जो भी नया पैसा लोन में घूमता है वो अमीर लोग कॉर्नर कर लेते हैं। अब वो कॉर्नर करते हैं, वो ख़राब चीज़ क्यों हो सकती है कि अगर उसको ज़्यादा पैसा लोन में आ गया, वो उसकी मदद से क्या करे? वो ये सोचेगा कि मैं कुछ नया बंगला ले लेता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब मैं रहने के लिए तो एक बंगला है ही, पर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक और दूसरा लेता हूँ ताकि उसका जब भाव बढ़ेगा मैं बेचूंगा, मेरे को बहुत पैसा मिले। ऐसा कर करके खरीदने लायक मकानों की शॉर्टेज हो जाएगी, और जो शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर जब मिडिल क्लास व्यक्ति वही या दूसरे कोई मकान लेने जाएगा तो वो ऐसी बात है, 2 करोड़ का मकान 5 करोड़ में मिल रहा है, क्योंकि या तो बचे नहीं, या जो अमीर आदमी ने महंगे में पहले से खरीद के रखा है वो अभी और महंगा बेचना चाहता है टू रिकवर इज इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए ICRR क्यों किया गया? ताकि 2000 रुपये के नोटबंदी के बाद अगर ऐसा बहुत सारा पैसा लोन में घूमना शुरू हो जाएगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, महंगाई को वो शायद और बढ़ा सकता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा अगर ऐसा ही है, जो नॉर्मल CRR होता है उसी को बढ़ा देते ना, इसको नया, ये नया जात का ऐसा 10% क्यों लेके आए, उसे भी समझते हैं। और राइट, तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि अगर आपको महंगाई से लड़ना था, 2000 रुपये के नोट के चलते जो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो फिर नॉर्मल CRR को क्यों नहीं बदला? उसका कारण है GDP। GDP क्या होता है? कोई एक देश के अंदर पूरे साल के अंदर कितने चीज वस्तु पैदा हुई, उसका टोटल फाइनल मार्केट वैल्यू क्या है। इसको निकालने की एक आसान फॉर्मूला है कि पूरे साल में पब्लिक ने कितना शॉपिंग किया, कंजम्पशन किया, बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये फैक्ट्री मशीन वगैरह कुछ बनाया, सरकार ने कितना पैसा खर्च, किसानों से अनाज खरीदा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की सर्विस पैदा कर रहे हैं, तो वो भी असल में सर्विस है, तो GDP का हिस्सा है। फिर हमने कितने एक्सपोर्ट किए माइनस कितना इंपोर्ट किया। अब आप समझो ये सब जो चल रहा है उसको और बड़ा करेंगे तो GDP बढ़ जाएगा, और उसके वास्ते सस्ते लोन होना जरूरी है ताकि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आसानी से बढ़ता रहे। कोरोना के दौरान जब अपनी इकोनॉमी में स्लो डाउन की जोखिम लगी, तो रिजर्व बैंक ने ये किया कि ठीक है मैं लोन सस्ते करवा देता हूँ। उसके लिए CRR को कम करके 3% कर दिया, पहले जो भी 4% चलता था, और रेपो को कम करके 4% कर दिया, जो पहले 6.50 के आसपास चलता था। तो रिजर्व बैंक ने इस तरह से CRR और रेपो को कम करके लोन सस्ते करवाए ताकि पब्लिक दे धनाधन शॉपिंग करे और कोरोना के बाद इकोनॉमी रिकवर हो जाए। लेकिन फिर 2022 तक हम पहुंचते हैं तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस और अमेरिका में US फेड टेपरिंग के चलते भारत के अंदर महंगाई बढ़ने लगती। जो महंगाई बढ़ती है तो उससे लड़ने के लिए, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो रिजर्व बैंक को लोन महंगे करने चाहिए, तो CRR को बढ़ा के उसने 4.5 कर दिया, और रेपो रेट को भी जो 4% था बढ़ा के 6.5 या 6.50 कर दिया। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ तो फिर ये सब जो चल रहा है और आपको लगता है महंगाई और बढ़ेगी, ये डिमोनेटाइज 2000 के नोट आ जाएंगे उसके चलते, तो CRR, नॉर्मल CRR को ही भाई और बढ़ा देते ना, ये नया इंक्रीमेंटल CRR क्यों लेके आए? उसके दो कारण है। पहला, अगर ये जो नॉर्मल CRR जो अभी 4.50 है उसको हम और बढ़ा देंगे 5%, 6%, तो GDP को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल CRR है उसको हम जब भी बढ़ाते हैं तो वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पे बहुत ही नुकसान कर देता है। वो कैसे करता है वो सब अलग से ही बड़ा टॉपिक है, व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड हाउ CRR इज़ रिलेटेड टू इट। अब ये वीडियो इतना 2 घंटे उस पर खींचना नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई वो करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। बिसाइड्स 2000 रुपये का जो डिमोनेटाइजेशन और उसके चलते टेम्पररी मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, ये सब बढ़ रहा है, तो वो तो टेम्पररी प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए मेन चीज़ को छेड़ने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मेन CRR जो है उसको छेड़ा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी आपको बता दूं कि इकोनॉमी का मेरा फुल लेंथ कोर्स प्रीलिम 2024-25 के लिए
5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिन, टीचर्स डे से शुरू होगा। और उसके बाद मेंस के लिए कोर्स दिवाली के बाद, मेरे ख्याल से 16 नवंबर या उसके बाद से शुरू होगा, कि जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली सिस्टमेटिकली पढ़ने वाले हैं। हैंड आउट होंगे, क्विज़ होगा, रात को क्लास होते हैं ताकि सब लोग उसको अटेंड कर सकें वगैरह। और ये अन अकेडमी का प्लस प्रोग्राम वो ऐसा है कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे लाइव क्लासेस अनलॉक हो जाते हैं। समथिंग लाइक नेटफ्लिक्स आप समझ लो कि एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ अनलॉक हो। नोट्स मिलते हैं, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, सीसेट की भी तैयारी, और ये सब कुछ आपको मिले। और उसमें भी अभी अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर है, ये फ्रीडम ऑफर बोल के। डिस्काउंट कोड इज़ monal.org। आई थिंक अराउंड 39,000 समथिंग एक साल की पूरी वो सब्सक्रिप्शन होती है। उससे कम वाले भी पैकेज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक। खैर वापस आते हैं, तो ICRR क्यों हुआ हमने समझा, व्हाट एंड वाई समझा। CRR को क्यों नहीं बदला वो भी हमने समझा, क्योंकि ऑलरेडी उसको बढ़ा चुके हो और बढ़ाने का मतलब नहीं, उससे नुकसान होगा। अब हम समझते हैं कि रेपो को क्यों नहीं बदला। अगर आपको लगता है महंगाई आने वाली तो रेपो को क्यों नहीं बदला। देखिए रेपो क्या है कि जब भी कोई बैंकर को शॉर्ट टर्म में रिजर्व बैंक से लोन में पैसा चाहिए तो वो लोन में पैसा लेता है, और रिजर्व बैंक उस पर जो ब्याज चार्ज करता है सपोज 4% या अभी चार्ज हो मान लीजिए 6.50, तो उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट को क्यों नहीं बदला। प्रश्न ये है कि अगर आपको लगता है 2000 की नोटबंदी से महंगाई आएगी, वो कैंटिलॉन इफेक्ट वगैरह होने वाला है, तो रेपो रेट को क्यों नहीं बढ़ाए। उसका कारण ये है कि अगर रेपो को चेंज किया महंगाई से लड़ने के लिए, तो वो एक सिलाई आप करने बैठे और सामने 13 जगह और से आपका कपड़ा फट जाएगा। उसके वास्ते आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क। समझते हैं। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए RBI ने रेपो रेट के नाम पे 6.50% ब्याज पे बैंकर को लोन दिया है, तो कस्टमर को वो लोन कितने में पड़ेगा, 14% में, 15% में, 16% में, क्या भाव पे पड़ेगा। उसका एक फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क हम समझते हैं कि एक्सटर्नल बेंचमार्क के नाम पे बैंकर कोई भी ऐसा एक इंडिकेटर पकड़ सकता है, कि जैसे उसने RBI का रेपो रेट पकड़ा, उसके अलावा भी ऐसे इंडिकेटर होते हैं, ट्रेजरी बिल यील्ड वगैरह, पर अभी उसमें उसको जटिल नहीं करना है, लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ समझो कि हाँ रेपो रेट उसने फॉर्मूला में डाला। उसके बाद बैंकर सपोज ये 6 है, मान लीजिए रेपो रेट 6% है, जिसको हम कहें कि उसे हम एक्सटर्नल बेंचमार्क ऐसे एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ करें। फिर बैंकर उसके ऊपर अपना स्प्रेड यानी कि प्रॉफिट जोड़ेगा, कि मुझे ये जो लोन का धंधा है उसमें 2% और प्रॉफिट चाहिए। और फिर वो उसमें ऐड करेगा रिस्क प्रीमियम, कि सामने जो उधारी में पैसा लाया क्या है, तो उसका सिबिल स्कोर क्या है, उसकी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर की है, फ्रीलांस है, यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो बनाता है। तो हर एक आदमी का अपना अलग अलग रिस्क है कि वो लोन वापस कर पाएगा कि नहीं। तो उस रिस्क प्रीमियम के हिसाब से वो सोचे अच्छा इसको मैं 1% रिस्क प्रीमियम है, ये पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो रिस्क कम है, सैलरी मिलती है, लोन वापस करे। तो 6+2+1 कितना होगा, 9%। तो बैंक 9% ब्याज पे उस व्यक्ति को लोन देगा। अब आप कहें पर इसमें रेपो अगर बदल गया तो फर्क क्या होगा। मान लीजिए रेपो पहले था 6 और बाद में RBI उसको चेंज कर दे किसी कारण से, कि अभी GDP को ग्रो करना है, इसको 4 कर दो, तो अपने आप ये इधर कितना गिरा, 2%। तो ये जो लोन इंटरेस्ट रेट है जो पहले कितना था 9%, तो उसमें 2 कम हो जाए तो 7% हो जाएगा। और बैंकर के ऊपर शर्त होती है कि आपने हर 3-3 महीने पे ये फॉर्मूला में नया लेटेस्ट क्या रेपो रेट चल रहा है उसको आप फीड करते रहो। तो इसका मतलब ये है कि जो नया ग्राहक है लोन वाला उसको भी सस्ता मिल सकता है, और जो पुराना है जिसने ऑलरेडी लोन ले लिया है तो उसका EMI का बोझ कम हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो उसको किस्तें चढ़ती है वो सस्ती हो जाएंगी। अब इसका रिवर्स इज ऑल्सो करेक्ट, कि भाई अगर इसको 6 की जगह बढ़ा के 10 कर दिया रेपो को, तो ये भी जो 9 था उसके ऊपर कितना और 4 ऐड हो जाए तो जो नंबर बनता है सी में गिन लेना, कितना, आई थिंक 13 या 12, 13 होना चाहिए। तो उतना लोन नए कस्टमर के लिए भी महंगा हो जाएगा, और जो पुराना है उसका EMI का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 2000 रुपये की नोटबंदी से महंगाई को सुधारने गए रेपो रेट चेंज करके, तो वो एक सिलाई करने बैठे तो 13 जगह और फट जाएगा, दैट इज द चैलेंज। अभी
तो ये मैंने आपको बताया। अब कुछ लोग इस पे और एक और नया क्वेश्चन पूछेंगे कि चलिए आपकी बात को मान लिया कि रेपो जो होता है उसके चलते लोन इंटरेस्ट तय होते हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ये जो आईसीआरआर नाम की चीज़ है वो तो यूजलेस है। सीआरआर हो कि नहीं हो क्या ही फर्क पड़ता है, जब अगर लोन के ब्याज दर रेपो से ही तय होने बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क फार्मूला, तो फिर ये जो हमने ये जो सीआरआर आईसीआरआर 10% और ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोन, वो ऐसी बात है कि आप जो लोन ले रहे हैं क्या वो रेपो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जुड़ी हुई है। तो जवाब है हाँ, अगर आप रिटेल हाउसिंग ऑटो लोन ये सब ले रहे हैं। लेकिन आप एक बड़े अदानी अंबानी हैं और आप जायंट कॉर्पोरेट लोन लेने आए 500 करोड़ का, तो उसमें ये रेपो एक्सटर्नल बेंचमार्क वाली फॉर्मूला नहीं है। उसमें तो वो बैंकर का डिस्क्रिशन है, उसके विवेक पे है कि उसको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है, कंपनी की लोन रिपे करने की कितनी कैपेसिटी है वगैरह। तो अब समझो रेपो में बदलाव होने से ये अदानी एयरटेल जियो को जो बड़े बड़े लोन जाते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो अगर आप मतलब आरबीआई को डर लगता है कि ये जो 2000 के नए डिमोनेटाइज होने के चलते मनी सप्लाई बढ़ने वाला है टेम्पररीली और लोन सस्ते हो जाएंगे, तो आरबीआई को इनका डर लगता है कि ये जो कंपनियों को लोन जा रहा है वो बहुत सस्ता हो जाएगा और उसके चलते और नए नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इन्फ्लेशन वाला कैंटी लोन इफेक्ट जो मैंने आपको बताया। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये आईसीआरआर नाम की टेम्पररी चीज़ करी है कि मई से लेके जुलाई महीने में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट आए उसके ऊपर 10% टेम्पररी इंक्रीमेंटल सीआरआर लगेगा। दूसरा, रेपो रेट को अगर ज़्यादा बढ़ाए तो मैंने आपको बताया कि रेपो को और बढ़ाओगे तो जिसने पहले से होम लोन लेके रखा है उसको काफ़ी कष्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से उसका एग्जिस्टिंग जो भी ईएमआई इंस्टॉलमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इफ रेपो है रेट इज इंक्रीज्ड मोर, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। इसके वास्ते ये जो काफ़ी समय से ये 6.50 पे ही चल रहा है रेपो रेट, उसको आरबीआई चेंज नहीं कर रही है। दूसरा, ये जो रेपो का नंबर होता है बाकी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के नंबर्स उसके साथ लिंक हुए होते हैं कि सपोज रेपो 650 पे है तो कुछ नियम होता है कि उस पर 0.25 चढ़ा दो तो कितना आएगा 6.75, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होता है। वो क्या है वो दूसरे इकोनॉमी के वीडियो में आराम से पढ़ा है, अभी वो वापस रिपीट करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसी तरह एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम की एक चीज़ है, वो भी लिंक्ड है कि रेपो रेट क्या कम ज़्यादा हो रहा है। तो आप समझो कि अगर रेपो को चेंज किया तो ये बहुत सारे और भी इंडिकेटर चेंज हो जाएगा और उसका अलग से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। तो बात वही है, एक सिलने बैठे और 13 जगह से कपड़ा फट जाएगा। सो दैट्स वाई आरबीआई हैज़ डन दिस इंक्रीमेंटल सीआरआर। इसमें और भी नए आयाम आ सकते हैं, तो सितंबर में वो रिव्यू करेगा, फिर देखेंगे। अगले साल इकोनॉमिक सर्वे कुछ बोलेगा, फिर देखें। अपनी एग्जाम अगले साल है, अभी कल सुबह नहीं है, तो वी शुड नॉट लूज स्लीप। उसी तरह जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं। मेंस में अगर आप इकोनॉमी के प्रश्न देखो, ज़्यादातर वो ऐसा कोई टेक्निकल बैंक की कोई कंसेप्ट को सीधा पूछते नहीं, और ये भी ऐसी चीज़ है कि इसको नॉट रिक्वायर्ड, जनरल सेंस में आप जवाब को आराम से लिख सकते हैं। एनीवेज, तो दैट वाज इकोनॉमी। बाकी फुल लेंथ मेरा इकोनॉमी का कोर्स 5 सितंबर यानी टीचर्स डे से शुरू हो रहा है, और दिवाली के बाद मेंस का भी कोर्स शुरू हो रहा है जो लोग 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं। और ये अनअकैडमी मैंने आपको बताया, एक ही सब्सक्रिप्शन जिसमें सभी सब्जेक्ट अनलॉक हो जाए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। और ये सी सेट की भी अंदर एम्बेडेड चीज़ है, प्रीलिम की भी टेस्ट सीरीज़, मेंस की भी टेस्ट सीरीज़, और ये सब कुछ। और ये फ्रीडम ऑफर है बोल के अप टू 50% ऑफ यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। Links are in the description. Let's crack it.